अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट्स में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी हैपनिंग्स हैं पाकिस्तानी सियासत में और आज की पेशरफ्त ये है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ नैब चली गई है हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि वो आर्जी तौर पर ज़मानत पर थीं, लेकिन वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। इस पेशरफ्त के क्या आने वाले दिनों में असरात मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि PMLN के रहनुमा इसे किसी और तनाजुर में देख रहे हैं। वो तनाजुर क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि बुनियादी तौर पर मरियम नवाज़ की जवाबबंदी के लिए हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मरियम नवाज साहिबा जो हैं हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं, कौमी नौयत के मामला पर बातें करती हैं और रियासती इदारों के खिलाफ बात करती हैं। नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहिबा की ज़बानबंदी की जाए। क्या वाकई इसके पीछे यही मौक़िफ है या फिर कुछ और भी वजूहात हैं टेक्निकल भी? उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद फिर आगे सियासत जो ओवरऑल मामलात हैं उसको भी देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। इमरान साहब, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जब नैब अब गई है, ये इसी वक्त उनको ख्याल क्यों आया, जबकि वो तो काफ़ी अरसे से तनकीद कर रही हैं मुख्तलिफ मामलात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है और इस वक्त टाइमिंग ऐसी है कि मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब जो मर्ज़ी तोजीहात पेश करता रहे, जो मर्ज़ी बताता रहे कि ये हो गया वो हो गया, मरियम ने ये कर दिया वो कर दिया, हमारे साथ तफ्तीश में ताउन नहीं करती, इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं, केस पे असर अंदाज होती हैं, लेकिन लोग इसको नहीं मानेंगे। लोग यही समझेंगे, तासुर यही जाएगा कि शायद सियासी इंतकाम लेने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो तो यही बयानियाँ लेके चलती है कि नैब जो है वो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा। तो अगर उन्होंने ऐसे वक्त में ये किया है तो मैं समझता हूँ कि इसको उसी के साथ जोड़ा जाएगा। और अगर मरियम नवाज को इस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो आम तासुर मुस्लिम लीग नून कम से कम यही देगी या अपोजिशन की जमातें यही देंगी कि क्योंकि PDM ने लॉन्ग मार्च शुरू करना था, क्योंकि मरियम नवाज बड़ी एक्टिव थी, इसलिए हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। हिलाली साहब, आप तो काफ़ी दफ़ा ये तनकीद कर चुके हैं कि इतना खुला हर एक को मैदान नहीं मिलना चाहिए कि जिसका जो चाहे वो आके कह दे इदारों को। आप समझते हैं नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है इस हवाले से हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए? देखिए, बात सीधी सादी ये है कि पाकिस्तान का अवाम ये परवाह नहीं करता है कि ये भगोड़ा और इसकी बेटी क्या कहते हैं, इसलिए कि ये कन्विक्ट्स हैं, ये कन्विक्टेड लोग हैं जो इनको जेल में रहना था। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई और मुल्क में कभी आपने आज तक सुना है कि एक आदमी इसलिए कि वो बीमार, वो भी झूठ निकला कि वो बीमार है, उसकी बेटी जो कॉन्विक्ट है उसको छोड़ा जाए उसके साथ अटेंडेंट बनने के लिए? ये कभी आपने सुना है किसी और मुल्क में कि एक कॉन्विक्ट को उसकी बेटी दी जाती है टू लुक आफ्टर हिम, जो खुद एक कॉन्विक्ट है, और उसके बाद बाहर चले जाते हैं मुल्क में? ऑनेस्ट टू गॉड, ये कभी कोई जगह सुना ही नहीं है, किसी ने नहीं सुना है। तो ऐसे अगर आप कानून रखते हैं, इस किस्म के कानून नहीं है ये, इस किस्म के कानून की आप क्या कहते हैं, ये करते हैं, डिसऑनर करते हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट रखते हैं एक बंदे के लिए, जब कानून कहता है कि एवरीबॉडी इज द सेम अंडर द लॉ। जब ये सब चीजें होता है तो ये क्या बड़ी बात है? व्हाट इज ऑल दिस? और अच्छा चलिए ये छोड़ दें, जिस तरीके ये इसकी बात सुनते कौन है? इसकी बात आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक औरत जिसका बाप पकड़े गया है, कॉन्विक्ट है, जो रोज टीवी पे आके गालियां देता है पाकिस्तान के टॉप इदारों से, क्या आप समझते हैं कि वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जो उसका बाप कह रहा है? क्या आप समझिए वो ये सब नहीं कहेगी? फिर भी आप उसको इजाजत देते हैं ये बातें करने के लिए? तो ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको कहता हूं ये लोगों को परवाह नहीं करते हैं। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अब इनको बुरा लग रहा है, जो भी है, जिन्होंने इसको छोड़ा है उनको इस वक्त बुरा लग रहा है। व्हाई? इनको तो कभी निकलना ही नहीं था जेल में। ठीक है हिलाल साहब, लेकिन इमरान साहब जो बात हिलाल साहब ने की उसको फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन साथ में ये भी
कि क्या उनकी सिर्फ तीमारदारी के लिए अगर उन्हें रिहा किया गया था वक्ती तौर पर, तो वो तो बीमार तो खुद लंदन चला गया, तो फिर उसके बाद उन्हें दोबारा क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अच्छा, ये देखें जो हिलाली साहब अभी फरमा रहे थे ना, बिल्कुल हिलाली साहब की बातें बिल्कुल ठीक है, कंसर्न भी ठीक है, लेकिन इनको वो तो 1 साल से पिछले इस तरह की गुफ्तगू कर रही है। यही तो मैंने पूछा। हाँ, वो बाप और बेटी तो 1 साल से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उन्हें 5 महीने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और मेरा सवाल ये है कि वाकई ही ये इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर वो जिम्मेदार है तो वो लोग भी तो जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनको इजाजत दी है। आप ये देखें ना कि सिर्फ उनको ये कहना है कि वो ऐसा कर रहे हो, जिन लोगों ने इजाजत दी है वो तो उनसे ज्यादा गुनहगार उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त मरियम नवाज की टाइमिंग जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि इसको वो मजीद अपने लिए फायदा उठाएंगी सियासी तौर पे। वो अवाम को यही कहेंगी कि देखें जी हमने क्योंकि ये किया, अब हुकूमत पीडीएम की तहरीक को रोकना चाहती है, नैब जो है वो हुकूमत का एक बगल बच्चा बना हुआ है, और इस तरह से नैब ने देखे मरियम नवाज को अंदर कर दिया, चाहे मरियम नवाज बाहर होते हुए कुछ भी ना कर सके। तो आपको ये पक्का यकीन है कि ये जमानत मनसूख हो जाएगी? नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, ये तो अदालतों ने फैसला करना है कि जमानत मनसूख होती है या नहीं होती, लेकिन असल चीज ये है कि मैं तो दोनों पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसे हुआ तो ये होगा, अगर जमानत मंसूर ना होगी तो वो कहेंगे देखा हम सुरखरू हो गए, हमारी तो जमानत बनती नहीं थी। हिलाली साहब, आपके ख्याल से गेनर कौन होगा अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है? वो तो और हीरो बन जाएंगी, हीरोइन बन जाएंगी इनफैक्ट। देखिए, गिरफ्तार ऐसे करना चाहिए और इस वजह से लिए। अब मैं उस कानून की बात करता हूं जो हमारे कानून की किताबों में है ही नहीं। मैं वो रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं जो चलते चलते हम बनाते जाते हैं, और मैं ये वो रूल ऑफ लॉ बताता हूं जो इस वक्त इस मुल्क में चल रहा है। इसने आके, इसके बाप ने आके टेलीविजन में आर्मी चीफ को नाम लेके कहा है कि अगर मेरी बेटी को खुदा ना खास्ता कुछ चीज हो, जो हम कोई नहीं चाहते हैं कि उसको कुछ चीज हो, मगर अगर उसको कुछ चीज हो तो तुम जिम्मेवार होगे। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए, मैं आर्मी चीफ रहता, मैंने जाके दरखास्त की थी प्राइम मिनिस्टर से कि जी इनको छोड़ें, ये मर रहा है, ये उसके प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, लोग कहते हैं इसकी कम जिंदगी है, अपील कर रहा है, रो रहा है, पूछ रहा है। इसकी बेटी हालांकि कॉन्विक्ट है, हालांकि हम कभी पहले नहीं करते हैं, आपकी मर्जी है, कानून आपके हाथ में, लेजिस्लेशन आप करते हैं, मगर आप अगर इसको कोई स्पेशल फेवर कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, तो वो कह दिया हाँ। वो शीरीन मज़ारी बकौल इमरान खान रोने लग गई तो उन्होंने कह दिया हाँ जाने दो, जो भी है। अब वो उठती, अब वो खुद आता है, वो आदमी जो इसने, जो वो आदमी इसका बाप, वो आता है और इनको गाली देता है, पाकिस्तान को, इनको हर चीज़ को, मैंने आर्मीज को नेम करके गाली देता है। तो मैं अगर आर्मी चीफ के जगह पे होता, मैं कहता खुदा के लिए देखो, आई डोंट वांट समथिंग टू हैपन, खुदा ना खास्ता ये मेरा दुश्मन जाके उसको खामखा उस पे मारने लगे, इसको तो फौरन जेल में डालो, इसको बचाने के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बचत है इसकी, हाँ इसकी तो बचत है जेल में। इसको खुदा के लिए एक ऐसे सेल में डालो जो कोई इसको अप्रोच ही नहीं कर सकता है जब तक 5 उसके गेट्स ना हो, और उसको रख दो उधर 5-6 साल तक, जब तक ये थ्रेट इवेपोरेट नहीं हो। उसका बाप भी खुश होगा, हम भी खुश होंगे, कानून भी ठीक रहेगा, एवरीथिंग विल बी हंकी, और इमरान खान भी खुश हो जाएंगे। वाकई थ्रेट है उनको कुछ इस तरह का। आप सुन लें, थ्रेट की बात सुन लें। बकौल मरियम नवाज, क्योंकि हमने तो नहीं सुना, बकौल मरियम नवाज उनको मैसेजेस आए, उनको फ़ोन कॉल्स आई जिसमें उन्हें धमकियाँ दी गई। उस पर मियाँ नवाज शरीफ ने डायरेक्ट किया और उसमें उन्होंने जो वीडियो की, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी हो उसको इस तरह की मुल्की, ख़ास तौर पे रियासती इदारों के बारे में इस तरह की ज़ुबान कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो हिलाली साहब कह रहे थे, अब मुझे आप ये बताएं, अगर वो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जेल में भिजवा देते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फायदा किसको होगा? मजलूम तो बन जाएगी मरियम नवाज मजलूम बनेगी, मजलूम बन के उसका फिर फायदा होगा। मैं आपको कहता हूँ, लिख लें, पंजाबी में एक लफ्ज होता है चाका। मरियम नवाज ने पहले डर, हिलाली साहब, उसको होता है जेल में जाने का जो पहली दफा जिसने जाना हो। अब तो वो हुआ ही। पहले जिसने 1-2 बार जेल देख लिया होगा तो कोई गल नहीं, जेल हमारे देखे हुए। अब प्रॉब्लम ये है
कि ये उनको ज़्यादा लीडर बना देंगे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि मरियम नवाज़ को इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद लीडर बनाया है। आप 2 साल पीछे चले जाए, मरियम नवाज का क्या सियासी स्टेटस था। अब अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ उन्हें सियासी तौर पे इसका फायदा होगा। दूसरी बात हिलाली साहब इससे जुड़ी हुई, अब सुन लें जो अहम बात है, आपने देखा होगा, मैं चाहूंगा अगर हमारे प्रोड्यूसर भी दिखा दें, मियां जावेद लतीफ जी बिल्कुल, आपने जब जैसे बात की, हाँ जी, जो शेखुपुरा से एमएनए है समीना, वो दिखाएं तो फिर मैं उस पर जरूर बात। बिल्कुल ठीक है जी। जावेद लतीफ साहब ने जिस किस्म की बात की है वो अच्छा, अब मैं समीना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सियासी इख्तलाफात और सियासी जद्दोजहद चलती रहती है, आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाए, लेकिन ये तरीकाकार, भाई मियां जावेद लतीफ तुम हो कौन? तुम जो पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हो, पाकिस्तान ना होता तो मैं देखता तुम्हारी औकात क्या होती। ये भाई पाकिस्तान था तो आप असेंबली में बन गए ना, नैब के आप पे केसेस चले, जाली डिग्री का आप पे केस चला। आप अपने आप को तो पहले क्लियर कर लें, आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं और मशरकी पाकिस्तान के सामने वाले आप मिसाल दे रहे हैं। मुझे अब आप ये बताएं कि ये इस तरह की गुफ्तगू जब ये करेंगे तो ये तो जानबूझ के, मैं समझता हूँ ये नादान दोस्त हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश में उनके कॉज को और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये इस पे और भी लोगों ने बहुत कंडेम किया है। हिलाली साहब, अब 2 चीजें हैं, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। एक तो जैसे पहले इमरान साहब बात कर रहे थे कि मरियम नवाज को खुद पीटीआई लोगों ने लीडर बना दिया, उसको भी, और फिर जैसे जावेद लतीफ साहब जैसी गुफ्तगू है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसको कोई लीडर किसी ने नहीं बनाया है, उसके बाप ने उसके इख्तियारात उसको दे दिए हैं, जिसको बगैर पूछे किसी को, माने कोई वोट नहीं, कुछ नहीं, कोई मीटिंग नहीं, ये सब बकवास है। ये थर्ड वर्ल्ड, थर्ड रेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज, ये थर्ड रेट आदमी है, इसकी एजुकेशन ही था। इसको एक्चुअली मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ के बारे में जब मुझे किसी ने कहा कि आपने देखा कि वो तकरीर कितने बुरी तरीके से पढ़ा और इतने गलतियां की, मैंने कहा ही हैज ए डिग्री बट ही डज नॉट हैव एन एजुकेशन। आप समझ गए ना? तो नवाज शरीफ खुद जो है, ही इज अ थर्ड क्लास इंडिविजुअल। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप सोचिए थोड़ी बात में। देखिए, अगर इनको फिक्र है और इमरान याकूब साहब को फिक्र है कि ये औरत जो है ये पॉलिटिकल विक्टिम बन जाएगी अगर जेल चले जाए, तो मैं कहता हूं एक छोटा सा ऐसी जगह बनाए जो उसका नाम बहिश्त रखें उसको और उसको हर सहूलत उधर हो। मगर एक सहूलत जो हर आदमी जो कॉन्विक्ट है उसको नहीं हो सकता है, वो शिकांड, वो एक सेल के तरह होगा, बड़ा सा सेल बना दें और जाती उम्रा को कर दें। अगर आपको तकलीफ होती है कि उस बेचारी को बंदी होगी, उसको जाती उम्रा में उसको इन डिटेंशन रख दें। कहने की बात सिर्फ ये है कि शी शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट द कोर्ट जजमेंट, द लॉ, इंसानियत कहता है कि जो चोरी करती है, झूठ बोलती है, पकड़ी जाती है, उसको सजा मिलता है, उसको सजा दे दें प्लीज। एक बात। दूसरी बात यह है कि वाकई अगर इस औरत को कुछ हुआ, मैं कहता हूं पागल लोग भी होते हैं, तो इसके लिए इस पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बेचारा आदमी जो खुद अपना इन्फ्लुएंस, और एक आर्मी चीफ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, आई डोंट नो किया कि नहीं, मुझे नहीं पता, खुदा की कसम नहीं पता, मगर मैं समझता हूं कि अगर मैं उसकी जगह पे होता और एक आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर बीमार होता और इस किस्म की अपील आती, शायद मैं भी वही करता जो उसने किया। नो प्रॉब्लम, मगर उस पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। अगर खुदा नाखास्ता इसको कुछ होता है, इसको दूसरी कैदियों से दूर रखो, एक अच्छा सा घर दो, रिस्ट्रिक्शंस दो एंड फॉरगेट अबाउट इट। और हर तीसरे दिन उसके बाप के साथ उसको बात करने दो और वीडियोस भेजते हैं एक के साथ, देखो मैं ठीक हूँ, मैं खुद हूँ। लेकिन सोचे तो वैसे ही नहीं, हर कस्टडी में मिल ही जाती है। ठीक है क्या हिलाली साहब जो बात फरमा रहे हैं, ब्रेक की तरफ जाना है। एक सेकंड से ये खत्म कर लूं। बात ये है, सारी मामला ये है, डिबेट हो रहा है कि बात ये है कि मरियम नवाज जो है ना, देखें इनका मामला आप देखें, पाकिस्तान में कोई पहली दफा नहीं, पाकिस्तान में पहले भी सियासी रहनुमाओं पे होते रहे हमले। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, दूसरे सियासी लीडरों को देख लें, इस तरह के मामला हो जाते हैं। अगर होते हैं तो फिर इवन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पूरी रियासत के लिए मिसाइल बढ़ते हैं।
हमने ये नहीं देखना कि रोजाना अपने मसाइल में इजाफा ही करते चले जाएं। ये तो कोई नहीं कहता कि कोई भी, हमें तो आप तो इंसानियत की बात करते हैं, हमारा तो मजहब कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है कि कानून सब के लिए यकसा हो, ये कानून पे अमल होता नजर आए, कानून पे अमल होता नजर आए। तो ये ना हो कि ये हो कि जी अपने बंदों के लिए अलग कानून है और अपोजिशन के लिए अलग कानून। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब अगर मुझे थोड़ा सा मार्जिन दें। बहुत अच्छा। आखिर फाइनली एक चीज मुझे कहने दें, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर मैं कहूं कि इसके पार्टी के लिए, इसके पार्टी के फेट के लिए बहुत अच्छा होता अगर चंद दिन ये अपना मुंह बंद रखी। मैं आप बताता हूं क्यों। इस पार्टी जो है, जो नून है, सब लोग कह रहे हैं कि ये शीन बनने वाला है, और मैं समझता हूं इसका जो भाई है नवाज का और उसका जो नेव्यू है नवाज का, वो हमजा, उन लोगों का जो जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं पॉलिटिक्स, ये पार्टी बेनिफिट करेगी उस किस्म के लीडरशिप से। चलें, ये कैसे अलग से टॉपिक है, तो नुकसान हो रहा है। ये फिर से वही दो बयानियों वाली बात आ गई। चले इस पे हम बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद भी, और कल भी करेंगे। ठीक है जनाब, आने वाले दिनों में भी होती रहेगी, जैसे ये हमेशा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं फिर मजीद डिस्कस। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, हुकूमती इत्तेहाद उसमें कामयाब हुआ। इससे पीडीएम को क्या एक झटका लगा है, और क्या उसके जो अपने ही अंदर के लोग हैं वो इसमें खुद मुलव्विस थे? इस पर कल से डिस्कशन हो रही है, आज इसको मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या लगता है इमरान साहब, आपको पीडीएम कुछ बैकफुट पर चली गई है, ये जो शिकस्त हुई है, और जरदारी साहब का बयानिया भी फिर इवेंचुअली चली? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पीडीएम को नुकसान पहुंचा इससे, और पीडीएम थोड़ा सा बैकफुट पे गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर उनकी जीत हो जाती तो फिर उनका जो है एतमाद वो बढ़ जाता, और वो तहरीके अदम एतमाद की तरफ भी अगला कदम उठाते। अब थोड़ी देर पहले जो बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया, उसमें देखें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स हैं जो उन्होंने वोट दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को, और हम पार्लिमान के ज़रिए हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब समझ लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने खत लिखा है कि जनाब आप पहले इस्तीफे दें ताकि फिर लॉन्ग मार्च किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी ये है कि इस्तीफे दिए जाएं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, जैसा कि एक खबर ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपनी कोर कमेटी है उसमें जो मीटिंग की है, उसमें ये फैसला किया है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। उसी की कॉन्टीन्यूटी लगती है बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान। अब अगर ये यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों में, तो फिर इससे भी पीडीएम को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर वो 26 मार्च को जो डेट उन्होंने दी है लॉन्ग मार्च कर लेते हैं और अच्छा खासा एक शो लगा लेते हैं, फिर उनको फ़ायदा होगा सियासी तौर पे। और आज के इस इजलास में जो पार्लिमानी रहनुमा थे उन्होंने भी बिलावल को यही मशवरा दिया है ज़्यादातर ने कि इस्तीफे ना दिए जाएं बल्कि कंटिन्यू किया जाए स्ट्रगल को पार्लियामेंट के अंदर ही। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ हमारे यहाँ हर वो मशवरा दिया जाता है जो पहले वो ऑफ द रैकेट पार्टी चेयरमैन जो बता देते हैं या उनके हरकारे बता देते हैं कि चेयरमैन साहब ये चाहते हैं, ये सुनना चाह रहे हैं फिर वही सारे मशवरे होते हैं। हिलाली साहब इतनी हिम्मत करेंगे पीडीएम के सब लोग पीपल्स पार्टी समेत के पहले इस्तीफे दें और बाद में लॉन्ग मार्च? देखिए, मैं समझता हूं कि इन लोगों के ऊपर हम कहना कि इनका कसूर था, ये वही बताते हैं जो इनका बॉस सुनना चाहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई हम भी तो इधर बैठे हुए थे, ये जो लोग कह रहे थे जरदारी सबसे भारी, अब खुदा के लिए सोचिए जरदारी ने कितना नुकसान पहुंचाया है सर्टनली टू द पीडीएम, तबाह कर दिया है पीडीएम को। किसने? ये सबसे भारी। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इनके पास एक वोट था ना, इनके पास एक चॉइस था, ओपन वोट या सीक्रेट वोट। अगर ये ओपन वोट रख लेते तो इस वक्त चेयरमैन सेनेट इनका होता और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इनका होता, और हफीज शेख जो होता वो पार्लियामेंट में वो सेनेटर होता, आम सेनेटर, नहीं कि चेयरमैन सेनेट, आम सेनेटर। तो आप मुझे बताएं, इस वक्त उनके पास ना चेयरमैनशिप है सेनेट का, ना डिप्टी चेयरमैनशिप है सेनेट का, और हफीज शेख तो कल परसों फिर सेनेटर बन के आ जाएगा। वो खड़ा हो रहा है कि एक वेकेंट सीट के लिए।
एक बात, ये किसका खेल था? जरदारी का। और क्या था जरदारी का? कि मैं जाके वोट खरीद लूंगा और गिलानी को इलेक्ट करा लूंगा। जब एक दफे गिलानी इलेक्ट हो जाएगा उसको मैं फिर जो भी है यार जे होगी वो भी अब सेनेटर बन जाऊंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये हो गया, उसने जाके 7 वोट्स खरीद लिए मिस्टर जरदारी ने, सबसे भारी ने। जैसे वो 7 वोट्स खरीदा, इमरान खान उसने जाके वो जो क्या कहते हैं, वो जो फौज में वो ब्यूगल बजाते हैं ना कि रीइंफोर्समेंट्स आओ, बड़ी जरूरी है, उन्होंने जाके अपना ब्यूगल बचाया। ना सिर्फ रीइंफोर्समेंट्स आए, वो तो एटीएम्स, उनके एटीएम्स आ गए। और क्या हुआ? अगले वोट में वो सब साले जो भागे हुए थे इनके पास, वो वापस आ गए। और क्या हुआ? वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेयरमैनशिप भी मिल गई उनको। माय गॉड! तो आप मुझे बताएं, इस वक्त इधर बैठ के हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं ना कि ये तो बड़ी बड़ी गलती हो गई। और अब लोग कह रहे हैं, जो उस वक्त मैं 2 दफे इनसे पूछा, मैंने कहा तुम चाहते हो अवाम की बेहतरी, तुम बाहर निकलना चाहते हो, 2 इस्तीफा और जाओ अपने जिहाद पे। हिम्मत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? जरदारी भाई क्यों वो सिंध छोड़ के जाएगा? वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा सिंध। ये वही मौक़िफ़ है इमरान साहब, हिलाली साहब का, जो शुरू से ही सब बात कर रहे हैं कि हमेशा पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है इस्तीफे देने में। वो आज भी यही बात सामने आ रही है। तो आपको लगता है कि यही मामला है और अब पीडीएम इसी मामले पर टूट का शिकार हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं। अब समझे होगा क्या? हुकूमत पे एक इस वक्त प्रेशर है, दबाव है पिछले 7-8 महीनों से। वो प्रेशर पीडीएम से ज़्यादा मौशी प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर है, वो एक ऐसा दबाव है। अब पीडीएम उस प्रेशर को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। देखिए, आप अभी रमज़ान भी आने वाला है, आप देखें चीनी, आटा, दालें, चिकन, हर चीज़ दुनिया जान की महंगी हो चुकी है। अब पीडीएम करेगा क्या? पीडीएम अब ये करेगा कि महंगाई को बेस बना के हुकूमत को मज़ीद अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेगा। अब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जिसका आप भी कल भी जिक्र कर रही थी कि जी वो रिलीफ पैकेज भी ला रहे हैं, अब डिपेंड ये करता है कि आया वो इसमें कितना रिलीफ आवाम को देते हैं, पीडीएम की स्ट्रेटजी को किस तरह से आगे से वो काउंटर करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त पीडीएम जो है वो बिल्कुल आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो मामला है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो एग्रेसिव आना चाहती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने वोटर को भी जवाब दे। उन्हें यह भी पता है कि हम अगले इलेक्शन में अब क्या किस उसके साथ अपने वोटर के पास जाएंगे। सारी गेम में उन्हें क्या मिल रहा है? हाँ जी, लिहाजा वो अपने तौर से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि तकरीरें होती रहेंगी, ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। इमरान खान का कोई बड़ा नुकसान फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ख्याल है। लाल साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? मैं ब्रेक ले लूं? ओके जी। मैं जल्दी से ये कह दूं कि सबको पता है कि महंगाई एक प्रॉब्लम है। अगर पीडीएम ना भी होता, अगर ये गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी होते या कोई एक भी ऑपोजिशन पार्लियामेंट में नहीं होता, महंगाई तो महंगाई है, महंगाई हैज टू बी फेस्ड। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं आपको, जो हम कह रहे थे कि जरदारी ने कमाल किया है, जरदारी ने इस पार्टी को तोड़ दिया है। अगर जरदारी कहता जाओ ओपन वोट लो और चेयरमैनशिप लो सेनेट का और डिप्टी चेयरमैनशिप लो सेनेट का, जाने दो हफीज शेख को एज एन आर्म सेनेटर, कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे जिलानी को इन द फोर्थकमिंग वैकेंसी निकालने के लिए। नहीं, सबसे भारी वो मानने लग गया। ये जो अजीब सा आदमी, अगर रोज उसको जाके कहें तुम सबसे भारी हो, वो मानने भी लग जाता है। एनीवे, अब देखिए क्या हुआ है। मगर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इंटरनली क्या हुआ है इस पार्टी को। आपको पता है पीडीएम हैदरी को कोई वोट्स नहीं मिले, बड़े सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, एएनपी ने किया है, मंगल बलूचिस्तान ने किया है, मिली अवामी पार्टी ने किया है। और एक और कहानी, सॉरी, एक मैं खत्म कर रहा हूं। एक और कहानी, ये 7 लोग जो हैं
जिनको कहा जिनके वोट ये खरीदे थे और फिर बाद में वो चाहता था कि ये 7 वोट ये भी गिलानी को वोट दें इसलिए फिर वो इलेक्ट हो जाए, नहीं दिया। और इनको कौन कहा था कि जाके नाम के ऊपर लगाओ? आपको पता है, मुझे आज एक जर्नलिस्ट ने बताया, एज अ गुड जर्नलिस्ट, मैं पता नहीं सच है क्या, उसने कहा इसको इंस्ट्रक्ट किया था कि नाम के ऊपर डालो, इसलिए कि वो सोचते थे कि नाम के ऊपर डालने से वो प्रॉपर वोट होगा। एक्चुअली नाम के ऊपर डालने से उनका वोट डिस्क्वालीफाई, मगर क्यों उन्होंने कहा? वो जानना चाहते थे कि ये करेंगे ऐसी। अच्छा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जैसे शहरियार अफरीदी से गलत लगा तो वो खुद सामने आ गए कि ये मेरे से गलती हो गई। ये 7 सेनेटर, लेकिन हिलाली साहब ने जो बात की है ना, असल में ये बात भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने अली कासम गिलानी और कुछ रहनुमाओं ने बाकायदा उन्हें इस बात का समझाया था, हदायत दी थी कि आपने नाम के ऊपर स्टेप लगाना है ताकि ये पक्का हो। ठीक हो गया। चलें जी, देखते हैं इस मामले का हल क्या निकलता है। फिलहाल तो एक मैच जा रहा है जिसमें कभी हम देखते हैं कि ऑपोजिशन को कहीं कुछ गेन मिल रहा है और कभी हमें लगता है कि हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस फिर से भारी हो गया, तगड़ा हो गया और उसकी अब पता नहीं दूसरी और अब तीसरी लहर भी शायद शुरू हो चुकी है। ये क्या सारा मामला है, इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस की लपेट में इस वक्त भी दुनिया है, वैक्सीन भी आ चुकी है, लोग वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं, लेकिन अब एक तीसरी लहर भी सर उठा चुकी है जो कि बड़ी शदीद है। और इसमें जो एक दूसरी किस्म है इसकी वायरस की, जो कि कहा जा रहा है कि यूके से स्प्रेड हुई है, वो बड़ी ख़तरनाक भी है और अक्सर लोगों में अब वही केसेस जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं। तो ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और क्या जो मौजूदा वैक्सीन है उससे इसका हल मुमकिन है या नहीं, आगे लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद ज़फ़र साहब। आप प्रिंसिपल हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के, आपको हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, ये जो दूसरी किस्म बताई जा रही है वायरस की, जिसको कि कहा जा रहा है कि यूके से ये स्प्रेड किया है, कितना ज़्यादा ये ख़तरनाक है, पहले वाले से ज़्यादा मौलिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया। इसमें इसका जो ट्रेंड है वो जनरली समझाया जा रहा था कि विंटर आएंगी तो फिर ये वायरस ज़्यादा फैलेगा। हमारे यहाँ इसका ट्रेंड बिल्कुल एक डिफरेंट चल रहा है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि ये अप्रैल के मिड के बाद स्टार्ट हुआ और फिर समर्स में इसकी पीक गई। हमारा इस वक्त फिर दोबारा से वही ट्रेंड आ रहा है और ये उस जैसे जैसे हमारी समर्स आ रही हैं ये दोबारा से उसी तरह एक थर्ड पीक हमारी, इसको जो तीसरी लहर इसकी कहेंगे, थर्ड सर्ज, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एक्सपेक्टेड है और उस तरीके से वही ट्रेंड बन रहा है। हमारा यह मसला ये है कि हमारे लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे फंक्शंस और चीज़ें भी सारी उसी तरह रूटीन में चल रही हैं, मीटिंग्स भी उतनी रूटीन में चल रही हैं, मार्केट्स में भी लोग वैसे, और लोग SOPs फॉलो भी नहीं कर रहे। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग थी वो फॉलो नहीं हो रही, फिर मास्क जो है वो प्रॉपर लोग नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे लोग उसको नहीं कर रहे। और कुछ हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि अगर हमें लगता है कोरोना है तो हमें कहते हैं कि नहीं जी हमें कोरोना नहीं, हमें तो ऐसे 2-3 साल से ये सिम्टम्स चल रहे थे और इससे कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, और ज़बरदस्ती हम लोगों के कईयों के टेस्ट करवा रहे हैं और आगे फिर उनमें कोरोना निकलता है। तो लोग एक उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते, हालांकि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट की है। लेकिन ये इंटरनेशनली इस तरह से चल रहा है, वेस्ट में भी ये चल रहा है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अवाम इसमें अगर हमारी मदद करे तो हम फिर ही सिर्फ इस थर्ड सर्ज को मुकाबला कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आज एक स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी एक अनाउंसमेंट की है, जो मेरे ख्याल है एक अच्छी अनाउंसमेंट है। ये मैं कुछ दिन पहले मैडम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की थी प्रिंसिपल्स के साथ और VCs के साथ, जिसमें हमने रिकमेंडेशन दी थी। फिर मेरे ख्याल आज CM साहब के साथ CS और मैडम की दोबारा मीटिंग हुई और उसमें सेक्रेटरी हेल्थ भी थे। और अच्छा डॉक्टर साहब लॉकडाउन तो हो जाएगा, मुझे ये बताएं जो साइनोफार्म जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन यूज़ की जा रही है, ये जो नई बरतानवी कोरोना वायरस की लहर है, इसमें वो इफ़ेक्टिव भी होगी या नहीं? देखिए जी, ये क्वेश्चन तो अच्छा है और जो जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि एज डॉक्टर एंड मेडिकल साइंटिस्ट चाइना में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एक चीज़ ये कि जो सोशल मीडिया है उसमें इतनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन चल रही है और लोग इतने ज़्यादा को नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। जैसे एक मैं अभी एस्ट्राजेनेका कहूँगा जो UK का वैक्सीन था कि उसमें एक किसी को वो थोड़ा सा
क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई, लेकिन यूके ने रिबटल दी कि ये जो नॉर्मल आम लोगों में चल रहा है उसका वही इंसिडेंस है। हमारे यहाँ जिन लोगों को वैक्सीन इस वक्त लग गई है और सेकंड शॉट भी स्टार्ट हो चुका है 3-4 दिन से, तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया। और मैं एक और चीज़ आपके मीडिया के हवाले से कहना चाहता हूँ, ये अच्छा एक मौका मिल गया, अभी तक हमारे पास ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको कोरोना हुआ और वो नेगेटिव हुआ और फिर वो कोरोना पॉजिटिव हुआ ये कि ये एक तो इसका 35% फॉल्स नेगेटिव आता है। 100 लोगों को जिनको कोरोना हो 65 का पॉजिटिव आता है, 35 का नहीं आता। कुछ लोगों में वैसे नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो समझते हैं कि हमें कोरोना हो गया, ख़ुद से ही कोरोना समझ के टेस्ट नहीं कराते, क्वारंटीन कर लेते हैं। एक्चुअली जो अगर आप इन्वेस्टिगेशंस में देखें तो हमारे पास अभी तक जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, तो हमारे पास अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको एक दफ़ा कोरोना हुआ और फिर दोबारा से हो गया। इसलिए एक स्केयर भी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हमने इसलिए करनी है, SOPs इसलिए फॉलो करने कि ये अभी 1 साल 1.5 साल हुआ इस चीज़ को, हमें इसका ट्रेंड पता नहीं है और वी हैव टू लिव विद इट। जैसे हम समझेंगे कि ये महीने के लिए आया चला गया, ये जैसे डेंगू आया था, इस तरह मुख्तलिफ और बीमारियाँ आई हैं, वो हमारी सोसाइटीज़ में अब रह रही हैं। हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये महीना है तो महीने के बाद फिर नहीं होगा, हमें वो प्रॉपर उसके साथ ही हमें जीना सीखना है, लेकिन उसके लिए हमें एहतियात भी करनी है। हिलाल साहब, आप भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब, मुझे तो पता चला है कि जैन शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर का लड़का है उसको 2 दफ़े हुआ है। वो खुद कहता है, बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैंने दूसरे दफ़े भी मुझे हो गया है कोरोना। अच्छा जी, मेरी खैर उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, उसका नाम लेकिन जैन साहब का मखदूम साहब को मुझे पता है कि उनको कोरोना हुआ था और जैन साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक सोशल मीडिया पे उनका वो क्लिप चल रहा था, वॉइस मैसेज, जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और ये थर्ड सर्ज इज़ डेंजरस। उन्होंने इसमें ये नहीं कहा कि मुझे दूसरी बार कोरोना हुआ है। अब ये मेरा खैर क्योंकि अपना ताल्लुक़ मुल्तान से और मेरा उनसे एक ताल्लुक़ भी है, तो कल मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लूँगा अभी प्रोग्राम के बाद, फिर आगे देख लेते हैं कि पहले उनको कौन ट्रीट कर रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने खुद ट्वीट भी किया है। बहरहाल इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो बरतानवी अब ये आया वायरस आया, ये किस्म जो है ये कितनी ख़तरनाक है और इसमें हम किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं? अच्छा सर, जो हमारी बरतानिया के डॉक्टर से इस वक्त बात हो रही है, क्योंकि हमारे कुछ क्लास फेलोज़ भी हैं, फिर हमने एक ऐसा सिलसिला बनाया कि हर वीक हम USA और UK के डॉक्टर से एक मीटिंग भी करते हैं देखने के लिए कि उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। उनका कहना ये है कि ये इस वायरस का एक कैरेक्टरिस्टिक ये कि बहुत रैपिडली फैलता है, लेकिन इसकी विरुलेंस इतनी नहीं है जितने पहले वायरसेस की थी, और उसको उनका ख्याल है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ 75% पॉपुलेशन जिस वक्त इंटरनेशनली उनको वैक्सीन लग जाएगा तो फिर ये वायरस जाके कंट्रोल होगा। ये USA और UK का ख्याल है जो उनके साइंटिस्ट हैं, और उसमें हमारा भी ये ख्याल है। हमारी थोड़ी सी अल्लाह हमारी लक इसलिए फेवर कर रहा है कि हमारी जो पुअर पॉपुलेशन है इसका नंबर एक लार्ज है, उनकी एक तो इम्यूनिटी ज़्यादा है, दूसरा दे लिविंग इन ओपन एयर। तो जनरली जो लोग ओपन एयर में रह रहे हैं और जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उनमें वो कुछ एसिम्टोमेटिक भी होते हैं और इतना ज़्यादा उनमें विरुलेंस नहीं आती। इसलिए हम उस लिहाज से वैसे भी अल्लाह ने जो हमारे कंट्रीज़ को, कुछ एशियन कंट्रीज़ को, उनको उसमें बचा लिया। लेकिन वेस्ट में उनका ख्याल है कि 75% जिस वक्त वैक्सीनेट हो जाएगी इंटरनेशनली तो फिर इस पे आके प्रॉपर कंट्रोल होगा। हमारा जनरली इस वक्त जी हिलाल साहब, इतनी शर्मिंदगी की बात नहीं है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में कि हमारे लिए कि ये देखिए इंडिया ये मैं नहीं कहता कि इंडिया अभी अपेरेंटली अपना वैक्सीन बनाया है, मगर हम लोग चलिए अगर अपना वैक्सीन नहीं बना सकते तो कम से कम उसको प्रिपेयर तो कर सकते हैं। एक दफ़े वैक्सीन बन गया है तो इधर कोई तरीका ही नहीं है प्रिपरेशन के लिए। हाँ देखिए जी, हमारी खुदा के लिए क्या वैक्सीनेशन पे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक इस पे काफ़ी ज़्यादा काम डॉक्टर अताउर रहमान की लैब ने कराची में किया वैक्सीनेशन पे, और हम जो LGH में काम कर रहे हैं हमारी आज भी मीटिंग हुई थी और कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई थी। हमारी भी एक रिसर्च लैब है,
इसमें एक दो इक्विपमेंट हमें अगर और मिल जाएं तो हम इसको वैक्सीन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो उसका डीएनए और जो म्यूटेशंस हैं, एक एनजीएस मशीन आती है जो कि इसका सारा आगे डीएनए भी न्यू जनरेशन इसमें जो आगे इसकी सीक्वेंसिंग है वो अगर हमारे पास आ जाए, और फिर हम जैसे आप देख रहे हैं वैक्सीन जो फाइज़र की है उसमें बेसिकली वो टर्क्स ने उसको बनाया और यूके में बना और फिर उन्होंने आगे उसको फाइज़र को मिला के और वो से मैन्युफैक्चर हुआ। तो अगर इस तरह का सिलसिला हम भी प्लान कर रहे हैं कि हम किसी फार्मास्यूटिकल के बीच में इन्वॉल्व करें और वो आगे, क्योंकि इसका ट्रायल आपको करना पड़ेगा। अगर हम वैक्सीन कोई बनाते भी हैं, इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान वैक्सीन में आगे आएगा, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। ये चीज़ अभी जैसे डेंगू था, ये चीज़ उसी तरह आगे चलती जाएगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह इस साल वैक्सीनेशन में आएगा और उसका ट्रायल आपको फार्मा को मिला के करना पड़ेगा। ट्रायल पे फिर देखेंगे रिजल्ट आएगा, उसके मुताबिक आगे यूज़ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि 75% अगर होगा तो इसमें कोई बेहतरी होगी, तो पाकिस्तान में जिस तरह से हुकूमत जितनी वैक्सीन मंगवा रही है तो यहाँ तो 5-10 साल लग जाएंगे 75%। बस इसको शॉर्ट सा अगर आप रिप्लाई करते, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्टर साहब जी। इसमें इस तरह है कि देखें, वैक्सीन तो अब जो कंट्रीज़ जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है वो उसके हिसाब से आएगी, लेकिन हमारे पास रशियन वैक्सीन भी आ रहा है, वो भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हो जाए। चलिए, यानी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस सारे मामले को ज़्यादा बड़े स्केल पर, ज़्यादा आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड हो ताकि सिक्योर किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।